23 अंकों के बढ़त के साथ 21,950 के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी के अंदर उतार चढ़ाव गंभीर है। 22,000 पे आके बिल्कुल टक्कर है और 21,800 को ब्रेक नहीं करेगा, 22,000 पे टिकाएगा नहीं। कुल मिला के मार्केट के रिदम कुछ ऐसा चल रहा है। बैंक निफ्टी भी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से वो ज़्यादा डीप कट ना दिखाए, ताकि कल एमपीसी की जब बैठक आए तो उसके अंदर थोड़ी कवरिंग करवाई जा सके। आज का दिन कंसोलिडेशन का है, आज का दिन मार्केट के अंदर चर्निंग का है। ये साफ साफ देखने को मिल रहा है। कांटे की टक्कर है बुल्स और बियर के बीच में, क्योंकि जो जीतेगा वो 250 पॉइंट का निफ्टी का रास्ता खोलेगा और कम से कम 700 से 800 पॉइंट, या मैं थोड़ा और बड़ा कर दूं तो 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी का रास्ता खोल देगा। तो इसलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडाइसिस के तौर पर अगर आप समझ रहे हैं तो अगला 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एमपीसी की बैठक का फैसला भी कल 10 बजे आएगा, 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उससे पहले बाजार अपने आप को एक स्टेबल जोन में प्लेस सिर्फ कर रहा है और कुछ भी नहीं है। आते हैं जरा कुछ मिड कैप कैटेगरी के शेयर्स पे या मिड कैप सेगमेंट में, वहां पर आप देखेंगे तो अच्छा मूवमेंट है मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर। एक बार आप जरा एडवांस डिक्लाइन और दिखाएं, उससे आपको थोड़ा एक चीज़ मैं और रखना चाहता हूं आपके सामने। स्थिति उतनी खराब नहीं है जितना आपको ऊपर से फॉल दिख रहा होगा। ऊपर से फॉल होने की वजह है वहाँ पे रेजिस्टेंस है, वहाँ पे सप्लाई है। आप लैंडिंग ही करोगे दुश्मनों के एरिया में तो दुश्मन तो घेरेंगे ना आपको। आपका जहाज उतरा ही सीधा 22,000 वाले रनवे पे है, तो आप थोड़ा पहले रोको, फिर थोड़ा फोर्स के साथ आगे बढ़ोगे तो रनवे साफ हो जाएगा। तो आपने सीधा लैंड ही वहीं किया, तो लैंड भी वहीं किया। दूसरा ये कि ना सुबह में ही आपने जो है ना कहते हैं ना, देखिए एक मेरे पास मोबाइल है और एक पेन है, दोनों आपने तय कर दिया। ये ऊपर इसके ऊपर जाएगा नहीं, इसके नीचे जाएगा नहीं। सुबह ही आपने ऊपर का भी कैप लगा दिया, नीचे का भी कैप सपोर्ट लगा दिया। अब आपने सुबह बात की थी, मैं लेवल अगर देख लूँ आज का डे हाई और लो बता दूं निफ्टी को, अपने दर्शकों को तो समझ में आएगा। 21,860 का लो है। आपने कहा था 21,800 का स्टॉप लॉस लगाई, उसके नीचे नहीं जा रहा है, नहीं गया। हाई आपने कहा 22,000 के ऊपर टिकना बहुत मुश्किल है। अब लाख कोशिश कर रहे हैं, 22,000 के ऊपर टिक नहीं रहा। हालांकि अभी थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है। अब आधे घंटे में अगले घंटे में क्या होता है कहना मुश्किल है। बैंक निफ्टी देखिए, आपने कहा कि 46,000 के ऊपर जो है थोड़ा प्रॉफिट बुक कीजिए। जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया उनकी तो मौज हो गई, क्योंकि उसके बाद हमने उस लेवल को देखा नहीं। एक समय तो 45,620 का हमने लो भी देखा। आपने कहा 45,500 का स्टॉप लॉस बना लीजिए, उसके हिसाब से ट्रेड कीजिए, नीचे आए तो खरीद के चलिए। अब फॉर एग्जाम्पल किसी ने खरीदा होगा, अभी जब 45,620 के आसपास आया होगा तो किसी ने ट्रेड किया होगा, वहाँ से करीब करीब हम देख रहे हैं ना 150 150 अंकों की तेज़ी देखने को मिली उस लेवल से। इस लेवल पे अब किसी को निफ्टी और बैंक निफ्टी पे क्या करना हो, फटाफट पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी बताइए कि करके। पहले निफ्टी से शुरू कर देते हैं। 21,800 के स्टॉप लॉस के साथ आप बैठे रहें। मेरे को लगता नहीं कि क्लोजिंग में 21,800 ब्रेक हो जाएगा। अगर हो भी जाता है तो सौदा काट के बाहर चले जाना। 22,000 आता है, प्रॉफिट बुक करके बाहर चले जाना। कल के लिए गैप अप मत लेके जाना। टिल्टेड है मार्केट गैप की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ चलना चाहिए। ऊपर मैं फिर से बता रहा हूँ, टिल्टेड ऊपर की तरफ है, लेकिन फिर भी आप सौदे लेके मत जाना। 22,000 आपका आज का टारगेट है, पहला पॉइंट। 21,800 आज आपका स्टॉप लॉस है। बस इसी बीच में आपको ट्रेड करना है तो कर लेना। ऑप्शंस वाले कृपा करके दूर रहें, ना कॉल्स वालों को पैसे देगा ना पुट्स वालों को पैसे देगा, दोनों के प्रीमियम को खा जाएगा इवेंट से पहले। इसलिए आपको राइटिंग आती तो राइटिंग करना, नहीं आती तो चुप करके इंडाइसिस में बैठ जाना, स्टॉक्स चुनना, स्टॉक्स में अच्छे पैसे बनेंगे। बैंक निफ्टी भी आपने पूछ लिया तो मैं वो भी बता देता हूँ। बैंक निफ्टी के अंदर 45,500 का टाइट स्टॉप लॉस लगा के बैठे रहना। पहला टारगेट 46,000 होगा। 46,000 आज में आने की भी प्रोबेबिलिटी है। ये लास्ट एक घंटे में आ भी सकता है। अगर नहीं आता तो 45,500 का स्टॉप लॉस लगा के बैठे रहिए। क्या कल के लिए पोजीशंस लेके जानी, तो उसका जवाब है ना। कल की कल देखेंगे, कोई बड़ी बात नहीं कि गैप अप या गैप डाउन हो जाए तो उसमें आप कहीं फंस ना जाएं। इसलिए कल का कल देखेंगे। आज क्लोजिंग में अगला एक घंटा मेरे को लगता नहीं कि 46,000 पार हो जाएगा। मेरे को भी नहीं लगता कि 22,000 के ऊपर आके बहुत ताबड़तोड़ तेजी आएगी, ना ही स्टॉप लॉसेस कटेंगे। तो आप शांति से बैठे, इंडाइसिस अपना काम कर रहा है चर्निंग का, उसको होने दीजिए। अगर आपको चर्निंग में प्ले करना आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। शांति से बैठने में भलाई होती है कई बार, और स्टॉक्स भर भर के मिल रहे हैं। हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जय पटेल, सुदीप शाह, विजय चोपड़ा, कपिल शाह। ये सभी मेहमानों को एक बार तस्वीरों में आप दिखा दीजिए। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, शुक्रिया समय देने के लिए। मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं क्योंकि मेरे पास थोड़ा ज्ञान अल्प है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी है उनको अपने साथ जोड़ के उनसे ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। जय पटेल, पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ। लेवल के हिसाब से ज़रा आप निफ्टी बैंक निफ्टी जल्दी से बता दीजिए, फिर मैं विजय सर के पास पहुँचूँगा। तो गुड आफ्टरनून मनीष जी और डिम्पी जी। सो लेवल के हिसाब से मैं अभी कोई ट्रेड नहीं लेना चाहूंगा, बट ओवरऑल जब 22,040 का लेवल उस लॉन्ग पोजीशन मुझे लगा
देखेंगे अगर ये लेवल पार हो गया ऑन क्लोजिंग बेसिस से, इवन इंट्राडे पर्सपेक्टिव से अगर वहां टिका रहा तो नए ऑल टाइम हाई के लिए 22,300 मुझे आते हुए दिख रहा है जल्दी के समय में। सो ऑन अ डाउन साइड अब रेंज की बात करें तो 21,850 का अभी के लिए मैं स्टॉप लॉस रख के ये इंडेक्स को 22,040 के वहां से ट्रेड लूंगा। ठीक है, वैसे आप कोई ट्रेड लेंगे नहीं, अगर लेंगे भी तो आप भी ये कह रहे हैं कि 22,050 तक ही आ सकता है। ठीक है, हमने भी यही बात आपने रखी है, जो हमने भी आपके सामने बात रखी। कुल मिला के आपका और हमारा एनालिसिस मैच कर रहा है। मैंने अभी भी डेरिवेटिव्स का सारा डाटा चेक किया तो मेरे को भी ऐसा कहीं एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा। मैं बहुत बियर भी नहीं हूँ, मैं बहुत बुलिश भी नहीं हूँ, मैं थोड़ा आराम से बैठ के ट्रेड करूँगा। आते हैं विजय चोपड़ा जी के पास। चोपड़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर आज मैं आपसे थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन पूछूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना सर? आज हो सकता है 3-4 के बजाय 10-15 क्वेश्चन आपके पास पूछे जाएँ। बेशक पूछिए डीपी जी, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, बढ़िया सर, आपने अनुमति दे दी है तो फिर पहला ही क्वेश्चन सर आपसे ये है कि अभी तक जितनी अर्निंग्स आई हैं, आप बहुत अच्छे से अर्निंग्स को देखते हो, अच्छे से एनालिसिस भी करते हो। कोई एक अर्निंग के बाद आपकी कन्विक्शन जिस पे हाई हुई है जरा वो शेयर बता दो, और अर्निंग के बाद जिसमें आपकी कन्विक्शन लो हो गई है वो शेयर भी बता दो, ताकि दोनों का काम बन जाए। देखिए, अर्निंग्स तो एवरेज हैं डिम्पी, और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अगर आप कहो कि बहुत अच्छी अर्निंग्स आई हैं, ऐसा नहीं है, मगर बहुत बुरी आई हैं, ऐसा भी नहीं है। तो मैं कहूँगा कि मोटा-माटी एवरेज अर्निंग्स हैं, और इतने हाई इंटरेस्ट रेट्स पे अगर इस तरीके का परफॉर्मेंस आ रहा है तो आई वुड से कि बुराई नहीं है। अर्निंग के बाद एक स्टॉक है जो कि गिरा और हमारे बाय लिस्ट में भी आया, वो है कोरोमंडल इंटरनेशनल। और कोरोमंडल इंटरनेशनल इसलिए क्योंकि बजट में भी निर्मला जी ने बोला था कि नैनो डीएपी बनाने वाली जो कंपनीज़ हैं, वो बहुत कम है भारत में, और कोरोमंडल का सबसे बड़ा मार्केट शेयर है। तो मुझे लगता है कि अग्रणी कंपनी है, सबसे बड़ा मार्केट शेयर है कोरोमंडल का, और नैनो डीएपी बनाती है, तो इस पे सरकार का एक पुश भी रहेगा। और बढ़िया पेरेंटेज बहुत अच्छी है, कंपनी बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है कोरोमंडल अगर यहाँ पे खरीदा जाए 1090 के आसपास, और तो आराम से 1200 के टारगेट के लिए इसको खरीदा जा सकता है। तो ये बात हुई कन्विक्शन की। दूसरी बात मैं कहूँगा कि एचडीएफसी का रिजल्ट जो आया, एचडीएफसी बैंक का, वहाँ पे मेरे कन्विक्शंस काफ़ी हिल गए, और मैं ये कहूँगा कि अभी भी एचडीएफसी में मेरा बाइंग का सिग्नल नहीं आया है, और मैं अभी भी एचडीएफसी बैंक से दूर रहूँगा, या फ्रेश बाइंग के लिए फिलहाल मना करूँगा। मगर और बहुत सारे स्टॉक्स हैं ड्यूरिंग द शो डिम्पी जी, अगर आप अलाउ करें तो आई वुड कीप ऑन रिकमेंडिंग। आपसे सर वो पता करूंगा एक एक करके, लेकिन मोटा मोटी आपका एक व्यू पॉइंट मेरे को चाहिए था, वो जो आपने दे दिया उसके लिए थैंक यू। मैं जय पटेल से शुरू कर रहा हूँ आज की ट्रेडिंग कॉल से, फिर सुदीप बताएंगे, फिर कपिल भी अपनी कॉल्स बता देंगे। जय, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स हम लिख रहे हैं, जरा बताइए कौन सी कॉल्स हैं। सो डिम्पी जी, जो मेरा पहला कॉल रहेगा वो होगा एबी कैपिटल पर। एबी कैपिटल ने काफी बेहतर अभी ब्रेकआउट दिखाया, 185 को पार करके बहुत अच्छे से सस्टेन कर रहा है बहुत टाइम से। और मुझे लग रहा है जो लेवल था 2023 के अक्टूबर मंथ का, उसके भी ऊपर ब्रेकआउट दिया है ये स्टॉक ने। तो मुझे लग रहा है वापस से 197 199 के लेवल्स हमें वापस से दिख सकते हैं एबी कैपिटल पर, और स्टॉप लॉस के तौर पर 181 का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पर ट्रेड लेना होगा। तो एबी कैपिटल एनबीएफसी स्पेस में आज काफी बेहतर मोमेंटम है, तो मुझे ये स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है। दूसरा जो स्टॉक है वो है मदरसन का। मदरसन में भी आज अभी मोमेंटम काफी आया, 122 के अराउंड अभी भाव चल रहा है, 121 122 के बीच में ब्रेकआउट आया अच्छा। और जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न, इवन हाई हाई लो, बहुत सारी पैटर्न जो है वहां से कन्विक्शन मुझे आ रही है ये स्टॉक में। सो एज ए टारगेट के तौर पर बोलना चाहूंगा तो 129 का टारगेट रख के ये स्टॉक में हम ट्रेड ले सकते हैं मदरसन में, और एज ए स्टॉप लॉस 116 का स्टॉप लॉस रख के ये स्टॉक में हम ट्रेडिंग ले सकते हैं लॉन्ग कॉल। मदरसन तो मेरे को सर याद है, आपने पहले एक दो बार कन्विक्शन हमको दिलवाया, और आपने कहा है कि थोड़ा पोजिशनली भी रखने वाला शेयर है, मेरे को याद है अच्छे से। एबी कैपिटल आपकी लिस्ट में है, स्ट्रक्चरली काफ़ी स्ट्रांग है, कल से एक्शन में आ गया, कल भी अच्छी ओपनिंग थी, क्लोजिंग थी, और आज अच्छी ओपनिंग थी इसकी। तो दोनों शेयर हो गए जय पटेल के। सुदीप सर आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बजट के दौरान जब आप आए थे आपसे अच्छे से बात हुई, मज़ा आया आपसे बातचीत करके। अगली बार भी आना है सर, जुलाई में फिर से आ रहा है बजट, आ रहे हैं ना आप सुदीप सर? डिम्पी जी, आप जब जब बुलाएंगे सर हम आ जाएंगे। आपके साथ भी बात करने में और डिस्कशन करने में बहुत मजा आया था उस दिन, और बाकी सब पैनल मेंबर्स से भी मिलके बहुत मजा आया था उस दिन। बहुत बढ़िया सब, बिल्कुल सर, आप ऐसा इतना और मत बोलिए, नहीं तो कई बार आंसू आ जाएंगे, आप इतना प्यार मत दीजिए। सुदीप सर अपने जरा शेयर्स बता दीजिए।
डिम्पी जी, पहला स्टॉक है जो मेरे रेडार पे आज है वो है मिसेस बेक्टर्स फूड। अब ये स्टॉक में हमने देखा था कि एक बार पिछले साल में अगर हम देखें तो जनवरी पूरा 2023 से ये स्टॉक ट्रेंडिंग रहा था। उसके बाद ऑलमोस्ट नवंबर मिड से एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया था और आज हमने यहाँ से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हमने देखा यहाँ पे वॉल्यूम्स के साथ। तो मुझे लग रहा है ये सारे मेजर मूविंग एवरेजेस के तो ऊपर चल ही रहे और स्ट्रक्चरली भी काफी अच्छा है। तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से और मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से दोनों लिहाज से ये स्टॉक क्वालिफाई होता है बाई करने के लिए। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 1190 के स्टॉप लॉस से 1310 के टारगेट के लिए मिसेस बेक्टर्स फूड को लिया जा सकता है। दूसरा स्टॉक है अल्ट्राटेक सीमेंट। आज हम सुबह से देख रहे हैं कि सीमेंट स्टॉक्स में एक अच्छा माहौल बना हुआ है। ग्रासिम हो, अल्ट्राटेक हो और काफी दूसरे स्टॉक्स, अंबुजा में भी हमने पिछले 1-2 दिन में देखा था अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। मुझे लग रहा है थोड़ा सीमेंट स्टॉक्स में थोड़ा ज्यादा अच्छा रुझान है और जो हिसाब से पिछले 4-5 दिन का जो कंसोलिडेशन अल्ट्राटेक में हमने स्पेसिफिकली देखा था, उसके बाद वहां से जो आज ब्रेकआउट देख रहे हैं हम 10,200 के लेवल के ऊपर, तो एक कन्विक्शन बैठ रहा है कि डेली, वीकली, मंथली चार्ट पे तो स्ट्रेंथ है ही और जो एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म जो हम चार्ट देख रहे हैं 60 मिनट के या 30 मिनट के, वहां पे भी एक अच्छा बाइंग दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है मोमेंटम पर्सपेक्टिव से अल्ट्राटेक में हमें बाइंग में रहना चाहिए। 10,100 के स्टॉप लॉस के साथ 10,500 और 10,600 के टारगेट्स अल्ट्राटेक सीमेंट में आ सकते हैं। ठीक है डन सर। अल्ट्राटेक सीमेंट कल भी अच्छा चल रहा था, आज भी अच्छा चल रहा है। सियारी सीमेंट की कंपनी चल रही है आज तो। ग्रासिम भी बकायदा इसको ऊपर इसका पीयर है वो, और मिसेस बेक्टर आपने दिया है और ये बहुत बढ़िया कंपनी है, अच्छी ग्रोथ दिखा रही है, वॉल्यूम वगैरह ठीक है, मार्केट कैप्चर अच्छा कर रही है ये। ब्रिटानिया को इनफैक्ट मैं बोलूँगा अच्छी टक्कर दे रही है ये। सुदीप सर की कॉल्स भी हो गई हैं। अब जरा जुड़ते हैं कपिल शाह से। कपिल सर नमस्ते। सर बताइए सर आपके शेयर्स कौन से हैं? गुड आफ्टरनून दिग्विजय जी। सबसे मेरा पिक यहाँ पे हिंडाल्को का रहेगा क्योंकि मेटल साइकिल्स का ओवरऑल मुझे स्ट्रक्चर और मोमेंटम काफी अच्छा लग रहा है। हिंडाल्को का भी पिछले 6-8 महीनों में जब भी कुछ करेक्शन आया हुआ है 12 से 14% तक ही सीमित रहा हुआ है और वहां से हमें बाउंस देखने मिला हुआ है। तो अभी का भी जो इसका करेक्शन था वो 12% का करेक्शन हो गया था और होने के बाद में मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेवल लिया हुआ है और जो उसके इमीडिएट हर्डल थे 580-585 के, तो इसके ऊपर काफी अच्छे से सस्टेन कर रहा है। तो स्टॉक पे यहाँ पे बाय का व्यू बनेगा 592 के लेवल से और नीचे में 580 के स्टॉप लॉस रहेंगे और ऊपर में 615 के हमें टारगेट आते हुए देखने मिल सकते हैं। और दूसरा मेरा कॉल शॉर्ट के एंड पे रहेगा क्योंकि मार्केट का व्यू नॉर्मली साइडवेज टू पॉजिटिव है और मार्केट भी अपने जो 21,950 22,000 जहां पे मार्केट ने 3 बार ऑलरेडी नीचे में रिवर्ट किया हुआ है, तो मेरा यहाँ पे मैंने एक वीक स्टॉक को भी सिलेक्ट किया हुआ है, बर्जर पेंट। स्टॉक का जो इमीडिएट अपसाइड मोमेंटम आई हुई थी वो एक स्ट्रिप रेजिस्टेंस लेवल पे आके रुक गई, वहां से अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर मिला। 50% उसको रिट्रेस करने भी के बाद में भी उसके जो राइजिंग चैनल थी उसका हमें नीचे की ओर ब्रेकडाउन देखने मिला हुआ है। तो बजट पेंट पे मुझे 557 के लेवल पे शॉर्ट का व्यू बनता है 575 के स्टॉप लॉस के साथ और नीचे में डाउनसाइड पोटेंशियल इसकी 525 की हो सकती है। सर इसके नंबर्स तो ठीक आए थे बर्जर पेंट के, आप नंबर्स के बावजूद भी इसको शॉर्ट करवा रहे हो, ठीक है, इंटरेस्टिंग है प्ले। सर एक बार रीज़न वापस से बताओ कि आपने क्या इंपॉर्टेंट चीज़ देखी थी, एक बार रीज़न वापस से बताओ। टारगेट स्टॉप लॉस नोटिस कर लिया हमने। जी, बर्जर पेंट के बेसिकली जिस हिसाब से हमने टेक्निकल फॉर्मेशन देखा हुआ है, तो जो भी रिसेंटली अपसाइड मोमेंटम आया था 670 के यहाँ पे, तो 670 उसके मंथली चार्ट के काफी स्टिफ रेजिस्टेंस लेवल थे। वहां पे स्टॉक प्राइस नीचे गिर के वापस 608 के लेवल पे आया हुआ था और वहां से हमें ब्रेकडाउन देखने मिला हुआ है। तो टेक्निकली हम इसको इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न का डेवलपमेंट देखते हैं। तो इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न आपकी एक बेरिश कंटिन्यूएशन साइन हमें देखने मिलती है और डेली चार्ट में भी 2 दिन से जो भी हमने आज का भी अपमूव देखा हुआ था, तो 577 एक्सट्रीम रेजिस्टेंस था और वहां से ही हमें एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर देखने मिली हुई है। वॉल्यूम एबनॉर्मली आज हाई है क्योंकि नंबर्स इसके ड्यूज है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें वीकनेस लग रहा है। तो नीचे में 525 के डाउन साइड मोमेंटम देखने मिल सकती है। ठीक है डन सर, बहुत बढ़िया। 525 तक का टारगेट है। शेयर अच्छे नंबर्स आने के बावजूद भी नहीं चला, वीक होगा। इकलौता अब तक सेल कॉल मिला है, हिंडाल्को प्लस है, मिसेस बेक्टर प्लस है, अल्ट्राटेक प्लस है, मदरसन सुमी प्लस है, एबी कैपिटल प्लस है। 3 मेहमान 6 कॉल, 1 -5 प्लस आपने नोटिस कर ली होंगी, आपने भी लिख ली होंगी, मैंने भी लिख लिए हैं। अच्छे से स्टॉप लॉस टारगेट रख लेना और सभी मेहमानों से रिक्वेस्ट है जैसे से आपके टारगेट्स लगे आप हमको बता दीजिएगा, हम टारगेट हिट भी चला देंगे। और मैं जरा चोपड़ा साहब के पास आता हूँ, बहुत सारे शेयर उनसे पता करने। चोपड़ा साहब जब भी मैं आपको देखता हूँ ना, मेरे को एक कंपनी तुरंत ध्यान आ जाती है, उसका नाम है मिष्ठान फूड्स। मेरे को अच्छे से याद है आपने 17-18 पे ये बातचीत की थी। आज मैं इस शेयर को मैंने जैसे आप आए ना, मैंने तुरंत उसको खोला और मैंने देखा इसका रेट चेक करूँ कितना हो गया, तो देखा 25 हो गया ये तो।
और ये मैंने चार्ट मैंने अपनी स्क्रीन पे भी लगा रखा है, उन्होंने मेरी स्क्रीन भी शेयर कर दी है। सर ये बहुत ही बढ़िया चला, पहले तो इसके लिए थैंक यू, आपने निवेशकों के सामने सारी बात रखी और ये शेयर अच्छा से चलाया, बताया। और आप मेरे को ये बता पाएंगे कि अभी क्या करना है सर? 12, 13, 15, 16, 17, 18 इस लेवल पे किसी ने भी खरीदा हो, 25 का रेट आ रहा है, क्या किया जाए? सर अनम्यूट कीजिए चोपड़ा जी, तभी आवाज आएगी। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। ये पहली बार जब कवर किया था, आपको धन्यवाद, आपने याद रखा पहली चीज, क्योंकि आप लोग इतने शेयर्स, इतने एंकर्स, इतने लोगों से, इतने एनालिस्ट से मिलते हैं, फिर भी याद रखा, शुक्रिया डिप्टी उसके लिए। तो पहली बार 12 रुपए पे मैंने रिकमेंड किया था, वहां से 18 गया, 18 से अब 25 है। देखिए एक चीज, अभी इसका रिजल्ट आया था, इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो डबल हुआ है, और कोई भी कंपनी अगर एक साल में अपना रेवेन्यू डबल कर रही है, प्रॉफिट डबल कर रही है, तो ये निश्चित रूप से एक स्टार इन द मेकिंग है। और वहीं पे मैंने इसको 12 रुपए पे पकड़ा था, क्योंकि बड़ा अच्छा ग्रोथ पैटर्न दिखा रहा था। तो मेरा ये मानना है अभी भी ये 27-28 तक जा सकता है। जो लोग इसमें निवेशित हैं, इसमें निवेशित रहें, और निश्चित रूप से 4 महीने में पैसा डबल हुआ है, अच्छा चला है स्टॉक। तो शुक्रिया डिम्पी जी एक बार फिर से एक्नॉलेज करने के लिए। मेरे पास और भी कुछ स्टॉक्स हैं, अगर आप अलाउ करेंगे तो मैं बात करूंगा। एक शेयर आपको बताना है, आप ब्रेक के मेरे को बात बताइएगा, मेरी थोड़ी कंपल्शन है, मेरे को ब्रेक लेना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद मेरे को आप वो शेयर बता दीजिएगा, तुरंत ब्रेक लेके लौट रहे, आपके पास ही लौटूंगा सर सीधा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। सीधे तौर पर देखने का बाजार में अभी भी एक दायरे का कारोबार हो रहा है, न बहुत ज़्यादा तेज़ी न बहुत ज़्यादा गिरावट, जहां थे उसी के आसपास है। निफ्टी में आप देखिए केवल 7 अंकों की तेज़ी देखने को मिली, 21,936 का आसपास कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी बैंक देखिए शांत है, करीब करीब 90 अंकों की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं वीकली एक्सपायरी के दिन बहुत ज़्यादा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा। चलिए इंडेक्स में कुछ नहीं रहा, शेयरों पर बात करते हैं। विजय सर, ब्रेक पर जाने से पहले आपने कहा था कि एक शानदार शेयर बताएंगे, कौन सा शेयर है? एक नहीं, मैं 2-3 शेयर बताना चाहता हूँ। मेरा पहला चॉइस है आरती ड्रग्स। आरती ड्रग्स जो करीब करीब अभी 535 पे ट्रेड कर रहा है, ये बहुत ही मेजर गिरावट और कंसोलिडेशन के बाद उठ रहा है, और रेवेन्यूज भी इस कंपनी के बढ़ रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। मेरा ये मानना है कि यदि कोई इसको मीडियम टर्म के लिए लेता है तो 600 के लक्ष्य के लिए इसको खरीद सकता है। दूसरा मेरा जो स्टॉक होगा वो है एचडीएफसी लाइफ। मैंने अभी बोला एचडीएफसी बैंक मुझे अच्छा नहीं लगता, मगर अगर लाइफ का बिजनेस देखें तो जनवरी, फरवरी, मार्च में सबसे ज्यादा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज बुक होती हैं। पहले हुआ था कि बजट में लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए 5 लाख के ऊपर वाला कुछ खबर आया था, वो गड़बड़ था, मगर इस बार बजट में कुछ भी नहीं था। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी पॉजिटिव बात है। और इस बार जो वॉल्यूम्स हैं लाइफ इंश्योरेंस के, जो कोविड के बाद निरंतर बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि अच्छा क्वार्टर जाना चाहिए एचडीएफसी लाइफ के लिए, तो इसको 700 के लक्ष्य के लिए खरीदा जाए। और तीसरा मेरा जो पसंदीदा शेयर है वो है क्रिसिल। थोड़ा आज चल भी चुका है। क्रिसिल प्राइमरली एसएनपी का कंपनी है, स्टैंडर्ड एंड पुअर का ग्लोबल पेरेंटेज है इसकी, और क्रेडिट रेटिंग में सबसे बड़ा मार्केट शेयर रखने वाली कंपनी है क्रिसिल। और अभी करीब करीब 4370 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है ये 4600, 4800 और 5000 के लिए इसको खरीदा जा सकता है। बड़ा शेयर है, मगर सेफ है, और जो मार्केट शेयर है इसका वो बहुत ही बेहतरीन है। सबसे बड़ा मार्केट शेयर है इसका क्रेडिट रेटिंग में। तो ये 3 कॉल्स मैं आज आपसे साझा करना चाहता हूँ। ड्रग्स तीनों, अब देखिए क्या शानदार विजय जी ने शेयर्स दिए, तीनों अलग सेक्टर्स की 3 ऐसी कंपनियां जिसमें कि नुकसान होने की गुंजाइश नहीं हो सकती अगर आप थोड़ा लंबा नजरिया लेते हैं, 6 महीने का, 3 से 6 महीने का। आरटी ड्रग्स खरीदारी करने की सलाह, 600 रुपये तक का लक्ष्य होगा। कृषि में खरीदारी कीजिए, पहला लक्ष्य होगा 4600, रेटिंग एजेंसी है 4800 दूसरा लक्ष्य होगा, और 5000 अल्टीमेट टारगेट होगा। यहाँ से यानी कि करीब करीब जो है ना एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। सर एचडीएफसी लाइफ में क्या टारगेट बताया था आपने? 700 रुपये मुझे लगता है कि टारगेट इसमें आसानी से अचीव होना चाहिए, क्योंकि ये क्वार्टर बहुत अच्छा रहना चाहिए। करीब 15% की मजबूती, यानी कि 700 रुपये के लक्ष्य के साथ आप इसमें खरीदारी करके चल सकते। मैं अपने पीसीआर से बोलूँगा इन तमाम स्टॉक्स के ना टारगेट के साथ और नाम के साथ, विजय जी के नाम के साथ इसको दिखाई, ताकि लोगों को लगे कि किसने रिकमेंड किया है, और वो निश्चित रूप से और उनका भरोसा बढ़ता हुआ दिखेगा। एक वक्त ब्रेक क्या, ब्रेक के बाद लौटते हैं तो कुछ और स्टॉक्स पर चर्चा होगी।
सर पेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। समझ कर इन्वेस्ट कर। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं? SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। Attention startups. Reach 25 crore people well within your budget. Advertise on 10 TV channels in one shot. No TVC required. Brand starter pack starting from just 1 lakh rupees. Brand Surge, the special marketing starter pack for startup brands. For more details, visit our website brandsurge.co.in or write to us at brandsurge@timesgroup.com. Times Network, now on nothing. द LTP कैलकुलेटर है ऑप्शन चेन एनालिसिस का नंबर 1 टूल, जहां पर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के डॉट टू डॉट रिवर्सल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। डाउनलोड द ऐप नाउ। Rashi Peripherals Limited, one of the fastest growing national distribution partner for global technology brands in India, launches an initial public offering of equity shares of face value of 5 rupees each through the book building process with a price band of 295 rupees to 311 rupees per equity share. Bid offer opens on Wednesday, February 7, 2024 and closes on Friday, February 9, 2024. For risk factors and more details, please refer to the RHP available on the websites of SEBI, BRLM, stock exchanges and the company. Capital Small Finance Bank Limited, India's first small finance bank, with a well-defined niche catering to the middle-income group segment and a special emphasis on rural and semi-urban areas, now makes an initial public offer of equity shares of face value of 10 rupees each for cash at a premium. The 100% book-built offer being offered in a price band of 445 to 468 rupees per equity share. Opens 7th February, closes 9th February 2024. For risk factors and more details, please refer to the red herring prospectus. ये वीडियो रुक रुक के चल सकता है, पर मैं एंजल वन सुपर ऐप स्मूथली चलता है। Multiple screens? Nah. One click? Yes. कुछ दिख नहीं रहा है ना? ये एंजल वन सुपर ऐप है, वो ही देख सकते हैं जिनके पास पिन है। एंजल वन सुपर ऐप से इन्वेस्टिंग है फास्ट, सिक्योर एंड रिलायबल। तो आप कब डाउनलोड कर रहे हो? Investments in securities market are subject to market risks. Please read all the related documents carefully before investing. आपका बैंक सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट देता है 3 महीने में एक बार। मेरा AU हर महीने। सोच बदलो और बैंक भी। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, बदलाव हमसे है। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मार्केट्स पूरी तरह से एक रेंज में आके कामकाज करता हुआ दिख रहा है इस समय। खैर हम आगे बढ़ते हैं, ऑप्शंस का एक ट्रेड आपके लिए लेके आते हैं। ऑप्शंस का चैंपियन और अक्षय पी भागवत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अक्षय जी नमस्ते, बताइए सर कौन सा ऑप्शन चुन रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। तो जो स्टॉक का चुनाव किया ऑप्शंस के चैंपियन है, स्टॉक का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL। स्टॉक करीबन चल रहा है 182 के आसपास। तो ओवरऑल जो टेक्निकल और डेरिवेटिव सेटअप है, हम टारगेट का प्रोजेक्शन कर रहे हैं अराउंड 195 फॉर फरवरी मंथ। तो उसके चलते रणनीति है आपको बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी बनानी है, जहां पे आपको 182 की कॉल बाय करनी है 7.4 के आसपास। इसके सामने आपको 190 की कॉल बेचनी है, जो करीबन 4.5 रुपए के आसपास प्रीमियम ट्रेड हो रही है। ये स्ट्रैटेजी में आप नेट प्रॉफिट या एब्सोल्यूट प्रॉफिट बना के चले 14,500 की, और रिस्क या स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी में बनाइए 7,500 की।
1,82 की कॉल खरीदे 7 रुपये 40 पैसे के हिसाब से खरीदना है आपको। 190 रुपये की कॉल आपको बेचनी है, 4 रुपये 50 पैसे पर उसको बेचना है आपको। अधिकतम मुनाफा जो है 14,500 का होता हुआ दिखेगा। कोई भी आप ऑप्शन का ट्रेड करते हैं तो थोड़ा स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर रखें, थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिए। अब बात करते हैं एक सरकारी कंपनी की जिसमें हमने देखा कि 2023 में एक शानदार तेजी देखने को मिली, वो है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। एक बार चार्ट देखा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का, हमने देखा लगातार एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है, आज भी तेजी है और बीते अगर 1 साल का चार्ट देखेंगे ना तो बहुत अच्छी थी, अभी थोड़ा करीब आधे % की मजबूती है। सुबह एक अच्छी तेजी देखने को मिली। 1 साल का चार्ट देखें तो मजा आएगा। एक शानदार रैली शेयर में देखने को मिली है। सरकारी कंपनी में देखिए 190% की मजबूती देखने को मिली है। इंडिया एनर्जी वीक में EIL के चेयरमैन वर्तिका शुक्ला से ही हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी ने खास बातचीत की है। ग्रीन हाइड्रोजन AI ऑर्डर बुक पर उनका क्या कहना है, सुनिए पूरी बातचीत। हमारे साथ EIL चेयरमैन है मैम। इंडिया एनर्जी वीक के इस प्लेटफॉर्म पे काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। किस तरह के कोलैबोरेशंस एग्रीमेंट्स की हम उम्मीद कर सकते हैं? इंडिया एनर्जी वीक प्लेटफॉर्म ही इसीलिए है कि देश और विदेश की सब एक्सपर्टीज़ और सब लोग यहाँ आके मिले और आपस में डिस्कस करें क्या हम एक साथ कर सकते हैं। तो उस स्थिति में हमारा जो डायलॉग है वो 2 फोल्ड है। एक तो हम अपने बिजनेसेस, जो हमारा कंसल्टेंसी बिजनेस है, उसमें हम किस तरह से हमारी जो स्किल्स हैं और दूसरों की जो स्किल्स है उसको कैसे कॉम्प्लीमेंट्री रोल प्ले कर सकते हैं। तो एक ये कोलैबोरेटिव अप्रोच हमारी है। और दूसरी, हम टेक्नोलॉजी के स्पेस में भी क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हमारे पोर्टफोलियो को बढ़ाएंगे और हमारी अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज़ को भी आगे ले जाएं और एनहांस करें। उसमें भी हम कोलैबोरेशंस की अपेक्षा करते हैं। ओके, कई फॉरेन कंपनीज हैं जैसे AI है, AI सिस्टम्स है, उसमें भी हम बात कर रहे हैं अगर हम अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, अपनी सर्विसेज में AI का उपयोग कर सकें। फॉरेन प्लेयर्स जिनके साथ आप डिस्कशंस में हैं, कुछ एग्रीमेंट्स हो सकते हैं? अभी कुछ फर्म नहीं है, जैसे होगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। बट हाँ, बातचीत हमारी जारी है। बट जो इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ हमारा बिजनेसेस के बारे में ज़्यादा डायलॉग हो रहा है कि किस तरह से हम अपनी सर्विसेज उनको ज़्यादा दें। इस साल का अभी तक ऑर्डर साइज क्या है और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का टारगेट क्या है? सो रफली अभी हमारा ऑर्डर साइज 8,000 करोड़ है। बट ये कुछ गो हेड्स के साथ है क्योंकि अभी हम क्लोज फाइनेंशियल ईयर के बाद ही करते हैं। पर हम आपसे मिलेंगे फाइनेंशियल ईयर के बाद तो आपको सही नंबर भी देंगे और आगे डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है और पूरी उम्मीद है कि इसको और बढ़ेगा, हमारा ऑर्डर बुक बढ़ेगा। कौन से ऐसे न्यू सेक्टर्स हैं जिस पर आप फोकस कर रही हैं जहां पे बिजनेस ट्रस्ट ज़्यादा होगा आने वाले दिनों में? तो हम एक ग्रीन अमोनिया के लिए काफ़ी फोकस कर रहे हैं और भी सेक्टर्स हैं जहां पे PLI स्कीम्स हैं, डाइवर्सिफाइड रिलेटेड सेक्टर्स हैं, उसमें भी हम फोकस कर रहे हैं। तो यह बातचीत सुन रहे थे आप इंजीनियर्स इंडिया के साथ, मैनेजमेंट के साथ। और सीधे तौर पे मजबूत ऑर्डर बुक है, करीब 8,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है और कंपनी के इंटरेस्टिंग ग्रीन अमोनिया और ग्रीन हाइड्रोजन सेगमेंट में बढ़ने की कोशिश कर रही है, उस पर फोकस बढ़ा रही है। सीधे तौर पे विजय जी, मैं जानना चाहता हूँ, आपने देखा है तमाम सरकारी बैंकों, सरकारी कंपनियों के शेयर में शानदार तेजी देखने को मिली थी, उसमें एक इंजीनियर्स इंडिया भी है। इंजीनियर्स इंडिया पर सबसे पहले तो अपनी राय दें और सरकारी कंपनियों में कोई शेयर आपको पसंद आता है क्या? आप ये सवाल मुझसे? जी विजय सर। देखिए, नो डाउट जिस तरह का रनअप अभी सरकारी कंपनीज ने अक्रॉस द बोर्ड देखा है, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे वो पावर यूटिलिटी हो, पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो, या MMTC जैसे शेयर भी हो जो एकदम से तेजी पकड़ी और कहीं पे पहले बिल्कुल धराशायी बैठे रहते थे। तो फिलहाल तो मैं ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा तेजी हो चुकी है, थोड़ा सा ब्रीदर लेना चाहिए। अगर यहाँ से 20-30% नीचे अगर स्टॉक्स मिलते हैं तो लीजिएगा। और इसमें भी जो मेरा पसंदीदा क्षेत्र है वो रेलवेज और पावर है। तो इन दोनों क्षेत्रों में यदि नीचे में कुछ मिलता है तो लीजिएगा। IRFC मुझे बहुत पसंद है, मुझे RVNL बहुत पसंद है, रेलटेल पसंद है, पावर में PFC अच्छा है, PTC अच्छा है, तो बहुत सारी ऐसी REC अच्छा है। पिया जी, एक सेकंड आप रोकना चाहूंगा। सरकारी कंपनियों पर चर्चा करें, सरकारी कंपनियों पर प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा में बोल रहे हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव सीधे चलते हुए। और इस 10 वर्ष में PSU का नेट प्रॉफिट
2.5 लाख करोड़ है। दस वर्ष में, हमारे 10 वर्ष में पीएसयू की नेट वर्थ 9.5 लाख करोड़ से बढ़कर के 17 लाख करोड़ हो गई है। आदरणीय सभापति जी, इनका हाथ जहां भी लगता है ना, उसका डूबना तय हो जाता है, और उससे यही दशा करके उन्होंने छोड़ी थी। हम मेहनत करके इतनी बाहर लाए, इतनी प्रतिष्ठा बढ़ी है। आपको खुशी होनी चाहिए, भ्रम मत फैलाइए, बाजार में हवा ऐसी न फैलाइए कि देश के सामान्य निवेशक के मन को उलझन में आ जाए। ऐसा काम आप नहीं कर सकते। आदरणीय सभापति जी, इन लोगों की मर्यादा इतनी है, अब इन्होंने अपने युवराज को एक स्टार्टअप बना करके दिया है। अब वो नॉन स्टार्टर है। न तो वो लिफ्ट हो रहा है, न वो लॉन्च हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, आप पिछली बार भी इतनी शांति से रहे हो तो कितना मजा आता। आदरणीय राष्ट्रपति जी, आदरणीय सभापति जी, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, सबको बधाई हो। आदरणीय सभापति जी, मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे लंबे समय तक एक राज्य के मुख्यमंत्री के नाते देश की और जनता की सेवा करने का अवसर मिला, और इसलिए मैं रीजनल एस्पिरेशंस को बहुत भली भांति समझता हूँ, क्योंकि मैं उस प्रोसेस से निकला हूँ। जैसे हमारे यहाँ दिग्विजय जी, उनको भली भांति सहज समझ आता है भी एक राज्य के लिए क्या होता है। हम लोग उसी दुनिया से निकल करके आए हैं, तो हमें अनुभव है, पता है। शरद राव जी को है, तो ऐसे कुछ लोग हैं यहाँ जिनको ये सारी चीज़ों का पता है। देवगौड़ा साहब है, तो इन लोगों के इन सारी चीज़ों का पता है, तो हम इसका महात्मा समझते हैं। हमें कोई किताबों में नहीं पढ़ना पड़ता है, हम अनुभव कर करके आए हैं। और ये भी सच्चाई है साहब, 10 साल यूपीए की पूरी शक्ति गुजरात को क्या कुछ न करने में लगी हुई थी, आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन मैं आंसू नहीं बहाता, मैं रोने की मेरी आदत नहीं है जी। लेकिन तब भी उतने संकटों के बावजूद भी, उतने जुल्म के बाद भी, हर प्रकार की मुसीबतों को झेलते हुए भी, मेरी तो मुसीबत ऐसी थी कि यहाँ किसी मिनिस्टर से मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी। वो कहते थे, भाई आप जानते हो मेरी तो दोस्ती है, मैं फोन पे बात कर लूंगा, लेकिन कहीं फोटो वोटो निकल गए, ये डर रहता था। यहाँ मंत्रियों का डर ऐसा था। अब खैर उनकी मुसीबतें मैं समझ सकता हूँ। मेरे यहाँ एक बार बहुत प्राकृतिक आपदा आई, मैंने उस समय प्रधानमंत्री जी को बड़ा रिक्वेस्ट किया कि आप आइए, एक बार जरा देख लीजिए। उनका कार्यक्रम बना, फिर साहब एक एडवाइजरी कमेटी बनी थी ना, शायद वहां से हुक्म आया, तो कोई हेलीकॉप्टर से हवाई निरीक्षण करे वो तो मैं समझ सकता हूँ। साहब वो कार्यक्रम बदल करके साउथ में किस राज्य में गए तो मुझे याद नहीं रहा आज, और बोले हम हवाई जहाज से ऊपर से देख लेंगे, हम गुजरात में नहीं आएंगे। मैं सूरत पहुंचा हुआ था, वो आने वाले थे, मैं जानता हूँ आखिर में क्या हुआ होगा।
आप कल्पना कर सकते हैं साहब, प्राकृतिक आपदा में भी मैंने ऐसी मुसीबतों को झेला है, लेकिन उसके बावजूद भी उस समय भी मेरा मंत्र था, आज भी मेरा मंत्र है कि देश के विकास के लिए राज्य का विकास, भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास, और हम सबको इसी रास्ते पर चलना चाहिए। हम राज्यों का विकास से ही राष्ट्र का विकास कर पाएंगे। इस पे कोई विवाद नहीं हो सकता है, कोई विवाद नहीं हो सकता है। और मैं आपको विश्वास देता हूं सभापति जी, राज्य अगर एक कदम चलता है तो 2 कदम चलने की ताकत देने के लिए मैं तैयार हूं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, और मैंने तो हमेशा कहा कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आज देश को जरूरत है कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। हमारे राज्यों के बीच में तंदुरुस्त स्पर्धा हो ताकि हम तेजी से देश में आगे बढ़े। एक सकारात्मक सोच के साथ हमको चलने की जरूरत है। और मैं ये राज्य में था तब भी इसी विचारों को लेकर के काम करता था, इसलिए चुपचाप सहता भी था। आदरणीय सभापति जी, कोविड एक उदाहरण है। इतना बड़ा संकट आया दुनिया का, ऐसे संकट के समय राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ 20 बैठकें की उस कालखंड में। तो सीधे तौर पर पीएम मोदी कहते हुए कैसे जो है सरकारी कंपनियों के हालात इंडिया सरकार में बदले हैं, यूपी सरकार में कितने बुरे हालात थे। अब आप 10 अगस्त से लेकर अब तक का चार्ट दिखाइए तमाम पीएसयू कंपनियों के, आपको रिटर्न दिख जाएगा, खासतौर पर आरईसी, पीएफसी, क्योंकि इससे पहले 10 अगस्त को उन्होंने ये कहा था कि विपक्ष जिन सरकारी कंपनियों के खिलाफ बोलता है उसको खरीद लीजिए, एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। तब से देखिए तमाम शेयरों में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। डिम्पी, अभी थोड़ी देर पहले विजय सर से बात हुई, इनको भी फ्रेम में लेकर आइए। सीधे तौर पे हमने देखा फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने ना सरकारी कंपनियों के बारे में बोला है। सबसे पहले डिम्पी आप बताइए, उसके बाद हमने देखा था कि सरकारी कंपनियों में जैसे ऐसी तेज़ी आ गई, रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और मुझे याद नहीं है कि ऐसी तेज़ी हमने कभी आरईसी, पीएफसी, एचपीसीएल, आईओसी, बीपीसीएल इस समय कभी देखी है इस तरह की तेज़ी। ये तो सालों नहीं चलते थे। देखिए, मैं सिर्फ इसमें एक ही लाइन जोड़ना चाहूँगा कि सरकारी कंपनी का डीएनए चेंज हो गया। जो पहले काम कर रहे थे किसी और तरीके से, वो किसी और तरीके की सोच रखने लग गए हैं। उनकी बैलेंस शीट्स ठीक हो गई, उनका काम ठीक हो गया। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत बड़ा रोल अपनाती हैं। जिन कंपनीज को भी आप अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ना, सारी मोनोपोलिस्टिक बिजनेस के अंदर है। इनके अंदर अगर है भी तो अलग अलग जैसे ऑयल मार्केटिंग की कंपनीज देख रहे होंगे आप। देश में 3 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अलावा और कौन सी कंपनी है जो इनका स्टेचर रखती है? तो जैसे गवर्नमेंट थोड़ा भी इनके पक्ष में आके पॉलिसीज को फ्रेम करती है या कंपनीज अपनी तरफ से काम करती हैं तो रिटर्न कुछ इस तरह का आता है। खैर, मैं अपनी पॉइंट को ज़्यादा नोटिस ना करवाते हुए चोपड़ा सर से ज़रा समझना चाहता हूँ, वो कुछ बात कहना चाह रहे हैं इस पर। चोपड़ा सर, अपनी बात आप कंप्लीट कीजिए, फिर मैं ज़रा टेक्निकल एनालिस्ट पे जाऊँगा। काफ़ी देर हो गई उनसे बात हुए। बहुत सारी कंपनीज के बारे में बात करी। मैं संक्षेप में एक ही बात कहना चाहता हूँ कि डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट हुआ करता था सरकार का, जो कभी मीट आउट होता नहीं था। इस बजट में बातचीत भी नहीं की गई। हो सकता है जुलाई के बजट में बातचीत की जाए। और अब जरूर ये बात कही जा सकती है कि अगर डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा कुछ सरकारी कंपनियों में तो वैल्यूएशन थोड़ी सी जस्टिफाइड है, क्योंकि बहुत अंडरवैल्यूड थी सरकारी कंपनीज। तो वो वैल्यूएशन जस्टिफिकेशन भी बहुत जरूरी था, जो कि अब हुआ है। और आई एम श्योर बीच में बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी हुई होंगी कि उनका वर्किंग चेंज हुआ है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी चेंज हुई है। बट एक और बात जो है, जो अंडरवैल्यूड थी, वो भी कहीं ना कहीं या तो रीजनेबल वैल्यूएशन पे आ गई है, जहां पर डिमोनेटाइजेशन के जहां पर डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता। ठीक है, ये ओके सर, डन। खैर, हम एक खबर आपके सामने रख देते हैं, उसके बाद फिर हम जरा टेक्निकल एनालिस्ट पे चलेंगे। जरा खबर गर्म है, हमारा एक सेगमेंट है, फटाफट से उसकी स्टिंग चलाइए, फिर हम आपके सामने वो खबर रखते हैं। ये खबर हमको शरद ने ही दी है, वह धानी पे। धानी एक्चुअली क्या है, एक सर्विसेज कंपनी है। पहले इंडिया बुल्स के नाम से हुआ करती थी, आपको मालूम है, इंडिया बुल्स सिक्योरिटीज़ के नाम से धानी सर्विसेज में हो गया। आज ये 5% ऊपर है। आप सिर्फ 2 दिन का वॉल्यूम चेक करेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि ऐसा कुछ ना कुछ तो हो रहा है। 9 तारीख को इस कंपनी के नंबर आने वाले हैं और अभी तक का ब्रोकिंग का जितने भी कंपनीज़ के नंबर आए हैं, जो प्रोडक्शन की जा रही है वो काफ़ी बेहतर की जा रही है।
ठीक उससे पहले जब इसके 9 तारीख को नंबर आएंगे, कुछ इंस्टीट्यूशनल एक्टिव हो गए हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, इसलिए हमने उनको DIs का नाम दिया है। इनके नंबर्स अच्छे रहेंगे। आप वॉल्यूम चेक करेंगे तो 1-1 करोड़ का वॉल्यूम है कल और आज में, जबकि एवरेज वॉल्यूम करीब 37 लाख शेयरों का रहता है। तो नंबर से पहले कुछ पोजीशनिंग इसमें बनती हुई दिख रही है। करीब 46 से 49% की डिलीवरी वॉल्यूम भी इसके अंदर है और नंबर्स का मार्केट एक्सपेक्टेशंस है कि काफ़ी अच्छे आएंगे। एक बार जरा धानी का टेक्निकल चेकअप करवा लेते हैं और ये चेकअप करने के लिए सुदीप होंगे हमारे साथ। सुदीप, इसका ना मंथली और डेली चार्ट डालना, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। धानी सर्विसेज ये बढ़िया चल सकता है क्या शेयर? किसी को पोस्ट नंबर्स भी रखने चाहिए अगर नंबर्स अच्छे आ गए तो? डिम्पी जी, जो हिसाब से धानी सर्विसेज का जो चार्ट है, हम ये देख रहे हैं कि अभी भी ये डेली वीकली अगर ये दोनों और मंथली भी देख ले तो एक कंसोलिडेशन रेंज में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड में है। वहां से यदि हम पिछले 12 से 14 महीने, इनफैक्ट नवंबर से देखें तो ये 55 से लेके 30-35 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे पिछले 2 दिन में हम थोड़ा एक माइनर ब्रेकआउट देख रहे हैं, बट ओवरऑल एक रेंज बाउंड स्टॉक है। तो मैक्सिमम ये यहाँ से अगर नंबर अच्छे भी आ गए तो 40 रुपीज का जो लेवल है, एक अच्छा सा सपोर्ट जोन है। 10 और 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जिसके ऊपर से स्टॉक निकला है कल। तो ये 40 के लेवल के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे 53 से 55 के लेवल्स के टारगेट के लिए ट्रेड किया जा सकता है। ओवरऑल बड़ा अगर अप ट्रेंड खेलना है या बड़ा मूव खेलना है तो वो 55 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करेगा, तभी ये स्टॉक में देखा जाएगा, वरना ये वापस 53-55 करके एक बार वापस से डिप कर सकता है। तो एक छोटा सा मोमेंटम ट्रेड है। 40 के स्टॉप लॉस से आप 51 और 55 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। ठीक है, डन सर। 40 का एक स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। 53 पहला टारगेट है, 56 दूसरा टारगेट है, लेकिन सिर्फ अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से खबर थी हमारे पास मार्केट की, हमने आपके सामने शेयर की स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर के साथ। और आप इस कंपनी को ज़रूर चेक कीजिएगा। बाय तो करना होगा, लेकिन 40 का स्टॉप लॉस और 53 रुपये में आप निकल भी ना चाहें तो निकल भी सकते हैं। कुछ एक और शेयर चेक करवा लेते हैं फटाफट से। एक बार जरा एक शेयर चेक कीजिए, AU बैंक। कुछ एक शेयर चेक कीजिए पहले। AU बैंक आप चेक करेंगे कपिल? डिम्पी एक शेयर चेक कीजिए उससे पहले, जो थोड़ा अर्जेंट है क्योंकि मामला खत्म होता है, दिख रहा है। यस बैंक दिखाइए जल्दी से। बताइए क्योंकि 1% ही बचा हुआ है सर्किट लगने में अब, तो इसलिए मैंने कहा जल्दी से पूछ लेता हूँ बिना, इसलिए मैंने आपको रोका, इसके लिए सॉरी। यस बैंक देखिए शानदार तेजी। कल आपने खरीदारी करने की सलाह दी थी, कहा था कि इसमें अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। कल भी हमने देखा 12-13% की मजबूती थी और आज 20% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। आज भी एक शेयर बताया। एक तो पहले यस बैंक बताइए, लक्ष्य क्या दिया था आपने? सर हमने आपको डंके की चोट पे कहा था कि यस बैंक को आप देख लीजिए। हमने उसके पीछे रीजनिंग भी दी थी कि कोई बैंक नहीं बंद हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे दिन खबर आई थी ना कि RBI की अप्रूवल आ गई HDFC को बैंक खरीदने की, वो इंडसन नहीं था, वो 6 बैंक थे उसके अंदर और उसमें यस बैंक का नाम भी था। तो ये क्या हुआ, उस समय मार्केट में ना खबर उड़ी नहीं बहुत जोर से, सबने हेडलाइन से बनाई कि इंडसन में खरीद रहा। भाई 6 बैंक और हैं। HDFC को अगर बाइंग करना भी होगा HDFC लाइफ और AMC से, तो वैल्यूएबल बाय को करेगा और ऐसे बैंक को करेगा बाय जहां पे बहुत अच्छा वॉल्यूम बन सकता है, बहुत अच्छा ट्रेड हो सकता है। तो उसमें यस बैंक नाम बिल्कुल फिट बैठ रहा था। हमारे पास कोई रॉकेट साइंस नहीं, हमने तो सिर्फ बेसिक चीज़ पकड़ी, वॉल्यूम चेक किया, ब्रेकआउट देखा और लगा कि शेयर चल जाना चाहिए। सिर्फ 2 दिन का चार्ट आपके सामने दिखा रहे हैं, हमको बताया सिर्फ 48 घंटे हुए हैं, 7 रुपये शेयर चल चुका है। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सब बढ़िया से अच्छे से नोटिस करवा के हमको शेयर बता रहे हैं। हमारा एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में बहुत सारे मेहमान भी हैं, मैं उन सबका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और हमने ये बात सबके सामने रखी थी, सभी एनालिस्ट फर्टिनिटी के सामने ही, कि हम यस बैंक खुल्ला आपके सामने बता रहे हैं कि 2024 में आपको बहुत बढ़िया रिटर्न देके जाएगा। आप इसको बना के रखो, बने रहो। हालांकि मेरा टारगेट इसमें 40 रुपये तक का है, अभी 30 आया। लेट्स सी, देखते हैं एक बार क्या होता है। एक बार मैं जरा ये सवाल ले भी लेता हूँ। किससे लें? ये ले हम कपिल शाह से। कपिल जी जरा यस बैंक देखो आप फिर। यस बैंक बेशक है पर्टिकुलर थियरी थी कि कोई भी स्टॉक आपका 90% से इरोड हो जाता है और काफी बड़ा बेस बना के पहली बार फॉल्स ब्रेकआउट आता है और जब दूसरी बार ब्रेकआउट देता है तो काफी अच्छा स्ट्रक्चरल चेंज आ जाता है स्टॉक में। शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से 30 रुपए के लेवल पे चल रहा है। अपर सर्किट लगने के तो पूरे के पूरे चांसेस मुझे लग रहे हैं यहाँ पे, और आने वाले दिनों में भी स्टॉक की इमीडिएट अपसाइड मोमेंटम मुझे 32 तक की देखने मिलती है। वो काफी शॉर्ट टर्म का व्यू रहेगा, लेकिन ब्रॉडली पर्सपेक्टिव जब भी आपके 30-32 के लेवल के ऊपर सस्टेन करने लगता है स्टॉक, तो नेक्स्ट बेस्ट अपसाइड मोमेंटम कहां ना कहां पे उसके 46-48 तक की भी रह सकती है। तो स्ट्रक्चरली काफी अच्छा स्टॉक अभी रिफॉर्म कर रहा है। ये रात सीधे तौर पर यस बैंक में शानदार तेजी देखने को मिली। कह सकते हैं कि 2 दिनों में ना
कल 7 से शुरू किया था, 7 और 13 6% और 8 करीब 24% का टर्न देखने को मिला है, जिसमें में शानदार तेज़ी देखने को। एक शेयर देखिए, अब ऐसे ही छोटे पकड़ का शेयर देखिए, वोडाफोन आइडिया, वहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। क्या ये तेज़ी भरोसेमंद है? सीधे तौर पे सुदीप, क्या वोडाफोन आइडिया में आपको लगता है यहाँ और तेज़ी देखने को मिल सकती है, या किसी के पास है तो एक बार के लिए मुनाफा वसूली करे? सुदीप, वोडाफोन आइडिया का यदि हम चार्ट देखें तो मेरे हिसाब से एक मूव तो अप्रैल 2023 से जो एक 6 रुपए से जो चला था 18 रुपए तक, वहां पे एक मूव तो आ गया। बट यहाँ पे अगर यदि हम देखें तो ये 38% रिट्रेस हुआ है, ये पूरे जो राइज है उसका, और ये 13 साढ़े 13 का जो लेवल है यहाँ पे एक बढ़िया सपोर्ट जोन बन रहा है, क्योंकि नवंबर में भी एक डिप करके नवंबर दिसंबर ये दोनों महीनों में और फरवरी में, ये तीनों महीनों में अगर हम क्लोजली देखें तो 12.5 से लेकर 13.5 का जो जोन है ये एक बढ़िया सपोर्ट जोन बन रहा है। और मुझे लग रहा है जब तक ये इसके ऊपर है तब तक यहाँ पे एटलीस्ट स्ट्रक्चरली ट्रेंड पॉजिटिव है। अब यहाँ पे कोई खबर आ जाए, कोई अच्छा ट्रिगर आ जाए ये स्टॉक के लिए, तब यहाँ इसको और बल मिल सकता है, पर ट्रेंड इसका पॉजिटिव है और उसमें अक्यूमुलेशन कर सकते हैं। ये ओवरनाइट भाग जाएगा ये हम नहीं बोल सकते, पर मुझे एटलीस्ट यहाँ पे जो डेली वीकली चार्ट देख के लग रहा है कि एटलीस्ट ट्रेंड इज पॉजिटिव यहाँ पे, और बाई के साइड ही इसमें खेलना चाहिए, रादर देन हम ये सोचे कि एग्जिट कर ले और अब ये ऊपर से गिर रहा है तो अब यहाँ से और नीचे चला जाएगा। मुझे लग रहा है 12.5-13 का जो जोन है वो एक अच्छा सपोर्ट जोन बन के इसमें काम करेगा। आते सेतों पर वोडाफोन आइडिया में कि यहाँ पे और मजबूती देखने को मिल सकती है। 2 शेयर देखिए फटाफट दिखाइए आज के ट्रेड में, इनफैक्ट 3 दिखा दीजिए। आईओबी दिखाइए, स्पाइक बढ़ता हुआ, आज भी अच्छी मजबूती देखने को मिली है। कैनरा बैंक, आईओबी चर्चा हुई थी 20% का सर्किट, कल इस पर चर्चा हुई थी। आज सुबह डिम्पी ने फोनर भी करवाया था मूलचंदानी जी का। यही डिम्पी, यही था ना टेक आईओबी पे, अगर मुझे याद है तो डिम्पी था, सुमित मूलचंदानी थे इस पे, यूको बैंक और आईओबी 2 थे। एक और शेयर था कैनरा बैंक जिस पे चर्चा हुई थी, उसका चार्ट दिखाइए। सुबह हमने चर्चा की थी इस पे, कुछ ने कहा था कि हाँ अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। दिन के ऊपरी स्तर पे पहुंचता हुआ कैनरा बैंक 6.5% की मजबूती। और एक शेयर दिखाई और मुथूट फाइनेंस, वहाँ भी हम देख रहे हैं अच्छी मजबूती देखने को मिली है। जय, आईओबी को छोड़ दीजिए, मुथूट फाइनेंस और कैनरा बैंक, किसी दोनों में से कोई एक शेयर बीटीएसटी करना हो तो किस शेयर के साथ आप जाएंगे? सो बीटीएसटी के लिए मुथूट फाइनेंस, मुझे तो दोनों ही अच्छे लग रहे हैं टू बी ऑनेस्ट, बट मुथूट फाइनेंस में थोड़ा कन्विक्शन ज्यादा आ रहा है बिकॉज वो निचले के लेवल से सपोर्ट एरिया से बाउंस बैक दे रहा है, सुपर ट्रेंड लाइन का अभी भी देरी है, तो 1460 के टारगेट के लिए मुथूट फाइनेंस को ले सकते हैं। बट कैनरा बैंक को भी इग्नोर नहीं कर सकते बिकॉज अभी जो पीएसयू बैंक में रैली देखी, पर्टिकुलरली अभी जो अनाउंसमेंट हो रहे थे उसके बाद, तो वहां पर भी नजर हटानी नहीं चाहिए। मुझे लग रहा है 580 भी वाइल्ड मूव आ सकता है, 580 के लेवल भी आ सकते हैं कैनरा बैंक पर। सो दोनों को बीटीएसटी हाफ ऑफ कैपिटल डिप्लॉय करके चल सकते हैं। तो ये रहा आते हुए सीधे तौर पे। अब एक शेयर देखिए आईईएक्स, सुबह भी चर्चा हुई थी और आज हम देख रहे हैं कि गिरावट देखने को मिल रही है। एफएनओ में कह सकते हैं टॉप लूजर स्टॉक्स में दिन के निचले स्तर के आसपास ही ट्रेड करा है। विजय सर, ये इस शेयर के साथ क्या प्रॉब्लम है? एक दिन चलता है फिर 3 दिन गिरता है, बड़ी मुश्किल से चढ़ के जो है 2-3 दिनों में ऊपर जाता है सीढ़ी पे और लिफ्ट पे तेजी से नीचे आता है। क्या करे शेयर में? देखिए, मैंने तो आई थिंक आपके चैनल पे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा आपके चैनल पे किसी और चैनल पे, जहां पर भी पॉलिसी के बारे में कंफर्मेशन नहीं है। आईईएक्स की फॉर्मेशन इसलिए हुई थी कि जितनी भी एनर्जी कंपनीज हैं इस एक्सचेंज पे ट्रेड करेंगी और एक ओपन प्लेटफॉर्म होगा। अब इसके अलावा भी अगर दूसरे प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएंगे और इसका बिजनेस शिफ्ट होगा तो कहीं ना कहीं इसका एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का इशू है। तो मुझे लगता है आईईएक्स में बिल्कुल भी लालच ना करें जब तक पूरी क्लैरिटी नहीं आ जाती फंडामेंटली कि इसका एग्जिस्टेंस क्या है, कैसे ये आगे सर्वाइव करेगा। मुझे नहीं लगता आईईएक्स में बने रहना चाहिए, तो बेटर टू एग्जिट। के पास है तो निकल जाओ। देखिए जैसे जैसे जब पीएसयू बैंक कंपनियों के बारे में प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे ना, उसके बाद का असर देखिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र दिखाइए, आईओबी दिखाइए, पीएफसी दिखाइए, सारे स्टॉक्स में जो है ना एक शानदार तेजी देखने को मिल रही है। आप देखिए क्या बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, बोलने की जरूरत ही नहीं, तमाम स्टॉक्स का चार्ट खुद देखिए। कैनरा बैंक दिखाइए, आईओबी दिखाइए, सब में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। डिम्पी, यही असर है प्रधानमंत्री के संबोधन का? हाँ, क्योंकि ये थोड़ा लेगार्ड अभी भी है और आप देखेंगे ना बड़े बैंकों की मैनेजमेंट तो है ही, लेकिन छोटे बैंकों में अभी वैल्यूएशन था। अब एक बार जरा आईओबी को वापस से दिखाइए, आपको दिख जाएगा। आईओबी चला ही नहीं था पिछले 1 साल में, अब 3 साल का चार्ट दिखाइए तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। आप देखेंगे बहुत समय नहीं, तो आप एक काम करता हूँ, मैं ही आपको दिखा देता हूँ अपनी स्क्रीन से, और आपको देखिएगा वो चला ही नहीं था। अभी उसमें एक्चुअली ब्रेकआउट हो रहा है इंडियन ओवरसीज बैंक के अंदर।
तो अब इसमें ब्रेकआउट हो रहा है, तो वो आप अच्छे मूवमेंट से दिखाएंगे। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा साल है, कहाँ चला पूरे साल के अंदर। तो ये ना वैल्यू हंटिंग हो रही है। आपको मैं अपना चार्ट दिखाता हूँ, जरा मेरी स्क्रीन से आप चेक करेंगे तो आपको दिख जाएगा। ये देखिए क्या स्ट्रॉन्ग मूव इसके अंदर मिल रहे हैं आपको डेली चार्ट्स पे। ये सब के सब यही है। यूको भी अगर आप चेक करेंगे ना, तो यूको बैंक के अंदर भी आपको कुछ कुछ ऐसा ही दिखेगा। आप दिखाइए जरा यूको बैंक भी, आपको स्क्रीन से दिखेगा। ये सब पैरेलल सेम पड़े हुए शेयर्स थे, एकदम से शूट हुए हैं। इनमें वैल्यू हंटिंग है, सब लोग समझते हैं, सब लोग जानते हैं। मैं ज़्यादा इसमें बोलूँगा नहीं, आपको पता ही है सब चीज़ों का, और इसका बेनिफिट आपको कुछ कुछ इस तरह से मिल रहा है। सेम कैटेगरी आप येस बैंक को भी डाल सकते हैं, हालांकि उसकी स्टोरी कुछ हो रहा है, वो सरकारी नहीं है, बट उसके पीछे भी कुछ ना कुछ स्टोरी है, इसलिए चल रहा है। तो ऐसे चल नहीं सकता, उसमें तो इतनी लिक्विडिटी है कि हर 2-5% पे वो निकल जाने वाला माल था, लेकिन उसके बावजूद भी वो अगर 20% तक पहुंच रहा है, इसका मतलब कोई बड़ी स्टोरी इसके पीछे काम कर रही है। हो सकता है येस बैंक कुछ और भी आपको काम करके दिखाए। एक काम करें, कोई BTST STBT है तो फटाफट से पता कर ले, आज थोड़ा लेट भी हो गए है। कोई सर, सुदीप सर, एक शेयर। मुझे लग रहा है L&T फाइनेंस को BTST करके जाया जा सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि ये स्टॉक अपने सबसे हाईएस्ट लेवल पे अब जाके क्लोजिंग दे रहा है पिछले काफी महीनों से। तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन भी पिछले 2-3 दिन में देखा था 170 से लेके 175 के बीच में, और स्टॉक आज अभी उसके ऊपर की क्लोजिंग दे रहा है, कंसोलिडेशन रेंज के ऊपर की भी। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे L&T फाइनेंस को BTST करके जाया जा सकता है 173 के स्टॉप लॉस से 180 और 182 के टारगेट के लिए। ठीक है, जय पटेल कोई है BTST? जैसे मैंने अभी बताया था कैनेरा बैंक में भी वापस से स्पाइक आ रहा है, तो वहां पर हम पोजीशन नहीं बना सकते। दूसरा इवन SW सोलर ऑल्दो अभी अपर सर्किट में, पर कल के दिन में अगर अपर लेने का मौका मिले तो वहां पर भी एक बाई करना चाहिए। काफी अच्छा स्टॉक है, अभी एनर्जी वीक चल रहा है, तो वहां से काफी न्यूज इवेंट बेस्ड मूवमेंट आ सकते हैं। तो यूको बैंक, इवन सेंट्रल बैंक, बहुत सारी कंपनीज है, कैनेरा बैंक और SW सोलर, ये सब में हम BTST लेके चल सकते। ठीक है, SW सोलर तो नहीं ले पाएंगे सर, इसमें तो सर्किट है, तो कल के कल देखेंगे। लेकिन आप जो बता रहे हैं उसमें है यूको और IOB के अंदर सर्किट लग गया। सुमित मूलचंदानी का हम ऑन एयर ही थैंक यू कर देते हैं, हालांकि उन्होंने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने के लिए भी आपको बोला था, लेकिन कन्विक्शन हाई पे था अभी भी ये शेयर। 2 मिनट रह गए मार्केट बंद होने के। कपिल शाह से भी कोई BTST तो पता कर लेते हैं। कपिल आपकी तरफ से है कोई STBT में, तो वो भी बता दो, शर्म किस चीज़ की? STBT में तो मैं बेसिकली मेरा एक स्टॉक है वही रहेगा कि आज ऑटो सेक्टर में कुछ पैक में हमें सेलिंग प्रेशर देखने मिल रही है। तो काफी टाइम से एस्कॉर्ट में इतनी अच्छी मोमेंटम होने के बाद में भी कुछ ट्रैक्शन हमें देखने नहीं मिला हुआ है। कल इसका रिजल्ट आई थिंक ड्यू है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। लेकिन छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में 3000 के स्टॉप लॉस के साथ में एक शॉर्ट का व्यू बनता है एस्कॉर्ट पे। और बाइंग के साइड मुझे JSW स्टील पे काफी अच्छा व्यू बैठ रहा है, क्योंकि काफी दिनों के कंसोलिडेशन पैच के बाद का इसका एक ब्रेकआउट आ रहा है, और मेटल सेक्स में पॉजिटिव में। एस्कॉर्ट्स आप कह रहे हैं कि बस थोड़ा वीक हो सकता है। हमने चार्ट भी सर फटाफट से ड्रॉ कर दिए, और ये आपको थोड़ा वीकनेस तो दिखाई रहा है, और पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा था। देखो ना, तेज़ी के अंदर कोई पार्टिसिपेशन भी है, तो एस्कॉर्ट्स थोड़ा वीकनेस वाला शेयर है अभी भी। आप इस पे एक बार STBT के तौर पर भी ध्यान रख सकते हैं। ये आप देख रहे होंगे मल्टीपल हर्डल्स के बीच में अभी स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है। एक बार ये एवरेज चली गई ना ब्लू कलर की लाइन, तो फिर ये फॉल भी ज़बरदस्त देगा। खैर एनी हाउ, एक बार रोक लेते हैं यहीं पे STBT वगैरह को। 1 मिनट रह गए मार्केट बंद होने का, कोई सौदा पंच ना कीजिए। मार्केट आज जद्दोजहद कर रहा है, 20 पॉइंट निफ्टी ऊपर आके, और एक करीब कोशिश कर रहा है कि 21,950 या मैं कल के लेवल के ऊपर आ जाऊँ। बैंक निफ्टी आपको देख के खुशी हो रही होगी। अब अपनी स्क्रीन पर बैंक निफ्टी को देखिए, सारे सरकारी बैंक। आपको पता है सरकारी बैंकों की वेटेज कितनी है? अगर टोटल 12 शेयर में F&O के अंदर जोड़ता हूँ ना, जो बैंक निफ्टी का पार्ट होता है, उसमें से सरकारी बैंक कोई इक्का दुक्का मिलेंगे आपको SBI जैसा, नहीं तो कौन है? एक्सेस है, कौन है? ICICI है, कौन है? HDFC है, सबसे बड़ा वेटेज लेके बैठा है इंडसन। ये सब नॉन सरकारी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकारी बैंकों का इतना ज़ोरदार मूव, इतना ज़ोरदार पंच लगा, उसकी वजह से आज बैंक निफ्टी ने कमाल करके दिखाया। 250 पॉइंट ऊपर है कल, लेकिन कल पॉलिसी है, तो इसलिए मेरे को लग रहा है कि एक बार 46,000 आएगा तभी ट्रैपिंग शुरू होगी, अदरवाइज ट्रैपिंग शुरू नहीं होगी। आप उसका एक बार वेट कर लीजिएगा कल की कल। एडवांस डिक्लाइन आज भी ठीक बंद हुआ, आज खुले भी ओपन अच्छे थे। 1300 साढ़े 1300 शेयर आज एडवांसेस के साथ बंद हुए हैं, और डिक्लाइंस जो है वो करीब 940 शेयरों का आपको दिख रहा होगा। आज का दिन जो हीरो बने, या मैं बोलूँगा जिन्होंने आज कमाल करके दिखाया, उसमें था एक तो येस बैंक, दूसरा था IOB, तीसरा था यूको बैंक। ये सब के सब ना केवल 20% के सर्किट पे लगे आज, बल्कि इनके आज सालाना हाई भी लगे हैं।
ये 52 वीक हाई पे भी पहुंचे। EIH होटल्स भी अपने नंबर्स के बदौलत यहाँ तक पहुंच गया। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ट्रेंट का भी आज दिन बहुत ही शानदार था, इसने भी ऑलमोस्ट करीब 19% की बढ़त दिखाई है। आज जिनका दिन खराब था उसमें था NLC इंडिया। सिरमा के नंबर्स खराब आए थे, पनिशमेंट मिली 8% नीचे। हम सुबह आपको एक प्लेट दिखाते हैं, प्लेट हमारे साथ सुबह रोज देखा कीजिएगा। अर्निंग्स की हम बना के रखते हैं, किसके खराब किसके ठीक। उसमें सिरमा का नाम था, दिन भर ये शेयर उभर नहीं पाया उससे। रेडिंगटन भी 6% नीचे। साल का जिसने आज लो बनाया उसका शेयर का नाम है नवीन फ्लोरिन, उसके नंबर्स अच्छे नहीं थे, ये 52 वीक लो पे जाके आज बंद हुआ है। एबनॉर्मल वॉल्यूम या डिलीवरी वॉल्यूम जिसमें बढ़ा वो था ब्लू डार्ट, गोदरेज इंडस्ट्रीज। इसके अंदर कुछ एबनॉर्मल वॉल्यूम्स कल से दिख रहे हैं, हमको आज भी बढ़ते हुए दिखे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज सभी मेहमानों का। सुदीप आपका शुक्रिया, कपिल शाह आपका भी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जय आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और चोपड़ा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार जब आएंगे ना सर, मिष्ठान जैसा एक और शेयर भी लेके आइएगा, कुछ ऐसा ही शेयर बताइएगा सर जो बढ़िया फर्स्ट क्लास हो और थोड़ा हमारी पॉकेट में भी आ जाए, तो फिर वो आप वेट करेंगे सर। अगली बार लेके आइएगा सर कुछ मुंह मीठे वाला फिर से शेयर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आप सभी ने आज टाइम निकाला, मज़ा आया आपसे बातचीत करके। हाँ जी चोपड़ा जी कुछ कह रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ मेरे पास आज भी तैयार है, मगर अगले शो में फुर्सत से बात करेंगे और मैं विस्तार से लॉजिक भी दूँ। ये टीजर के तौर पे इस्तेमाल हो गया अगली बार के लिए। बहुत बढ़िया सर, अब तो मार्केट भी बंद हो गया ना। हाँ तो मैं उस स्टॉक का पूरा अभी तो मार्केट भी बंद हो गया सर, कल की कल देखेंगे। जी बिल्कुल। नहीं बता दो सर, टीज करके जा सकते हो, कोई बात नहीं, आप बता दो नाम, हम आपको नाम बता दो। विस्तार में विवरण करेंगे उसमें, और मैं बताऊंगा क्यों वो स्टॉक मुझे लगता है कि लंबी अवधि में 3-4 गुना जा सकता है। ठीक है जी, हम एक टीजर चला देंगे, जब भी आप अगली बार आएंगे तो पहले बता देंगे विजय चोपड़ा जी आए अपने एक धमाकेदार शेयर के साथ। आप सर तैयार हो जाइएगा, हम सब भी तैयार रहेंगे उस शेयर को सुनने के लिए। जब आपने इतना टीज कर ही दिया, हमारे को इतना मोहपाश में बांध ही लिया, तो फिर देखते हैं वो कौन सा शेयर होगा सर। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। जल्दी मुलाकात वापस आप सभी से होगी। मेरे को और मनीष जी को तो आप इजाजत दे सकते हैं। मनीष जी आपको भी लेना इजाजत, क्या आप करोगे कल का? नहीं इजाजत कहाँ से देंगे सर, कल की तैयारी तो करके जाऊँगा, तो सिग्नेचर शो है ना मेरा। आज तो चूंकि अभिषेक की तबीयत थोड़ी सी नासाज थी तो इसलिए मुझे करना पड़ गया शो, वरना ये तो आपका अभिषेक का सिग्नेचर शो है। कल की तैयारी ब्रेक के बाद लौटते हैं। तो बाजार को तो आपने कुछ होने नहीं दिया। अच्छी बात यह कि बैंक निफ्टी में क्या 200 अंकों का लास्ट में रिकवरी दिखाई। टाइमली हमने पीएम मोदी का संबोधन सुना सरकारी कंपनियों को लेकर, और क्या तेजी सरकारी बैंकों में देखने को मिली है। दर्शकों के सवाल खूब आ रहे हैं, कल भी करीब 250-300 दर्शकों के सवाल आए थे। सोशल मीडिया पर शो काफी हिट हो रहा है। तो ब्रेक के बाद कल की तैयारी करवाते हैं, और भी आएंगे सवाल का जवाब देते हैं। मनीष जी और भी आएंगे। हमने दर्शकों को बोला है कि जो सवाल हम ना ले पाए, आप हमको कल के बाजार में और हमारे कॉलर शो में भर के सवाल भेजिए, हम जितने ले सकेंगे उतने लेंगे। और मैं आपको बताऊं, आपका सहयोग रहा तो हम एक ऐसे लाइन भी खोलना चाहते हैं जिसमें दर्शकों के जवाब फटाफट उसी समय देते जाएंगे, और 1 मिनट के अंदर 10 सवाल देने की कैपेसिटी। शेयर बाजार सबका अधिकार, यही तो नारा है हमारा स्वदेश का। दिखा दीजिए सर, दिखाइए। सीधे तौर पर डिम्पी यही है। आ रहे हैं हम लोग तो कुछ बड़ी तैयारी के साथ आ रहे हैं। स्वदेश तो लगातार यही कोशिश कर रहा है, महाकुंभ अलग अलग जरिए। और कल सुबह मुलाकात होगी। कल क्या जो है ना, आपके ऊपर काम का बहुत ज़्यादा होगा, क्रेडिट पॉलिसी है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी का सारा गुना भाग जो है थोड़ा सा आप तैयार करके आइए। और कल जो है एक चीज़ और, कल स्टॉक्स बाद में मत दीजिएगा, ठीक है? हाँ कल आपको पहले ही दे देंगे सर स्टॉक, सर पहले ही दे देंगे आपको स्टॉक। ठीक है, अब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, कल की तैयारी करते हैं।